हेलो स्टूडेंट्स, बजट चैप्टर में आपने बहुत सारा होमवर्क कर लिए। बड़ी अच्छी बात है ये। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सारे क्वेश्चन इवन 6 और 7 मैंने करवाया था आपको। तो लगभग फ्लेक्सिबल बजट अपना एंड होता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में किसी किसी को डाउट है। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ के बताता हूं। Gemini Steel Limited manufactures a single product for which market demand exists for additional quantity. Present sales 60,000 rupees per month. Utilizes only 60% capacity. 60,000 रुपए पर मंथ की सेल करते हैं और वो 60% कैपेसिटी। मार्केटिंग मैनेजर assured that with the reduction of 10% in price, he would be in position to increase the sale about 25 to 30%. मार्केटिंग मैनेजर ही कहता है, उसको मार्केट का पता रहता है। वो बोल रहा है अगर 10% कम कर दें अगर हम प्राइस तो हमारी डिमांड बढ़ सकती है 25 to 30%। ये इसका व्यू है। लेकिन हमें क्या करना है इस लाइन से थोड़ा क्लियर हो रहा है। तो वो बता रहा है, लेकिन आपको भी करने के लिए थोड़ा कह रहा है कि आप कर दो। वो तो बता रहा है कि कर देंगे तो 25 से 30% सेल बढ़ सकती है। सेलिंग प्राइस अभी 10 है, वेरिएबल 3 है, फिक्स्ड है, सेमी वेरिएबल है। ये सब तो आपको आई गए होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉलोइंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 60, 70 एंड 80% लेवल एट करंट सेलिंग प्राइस। देखो आप कभी भी कोई क्वेश्चन को आधा पार्ट नहीं पढ़ना, पूरा पढ़ना। अब तो यहां से क्लियर हुई बात। कितना क्लियर लिख दिया। मैंने कहा था ना ऊपर उन्होंने कोई डायरेक्शन थोड़ी नहीं दी कि आप सेलिंग प्राइस कम करें। उन्होंने बोला कर देंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा व्यू। बजट बनाते समय सबके ओपिनियन लेते हैं, मार्केटिंग मैनेजर के, प्रोडक्शन मैनेजर, सबसे पूछा जाए। उस तरफ तो ओपिनियन होना है। अल्टीमेट क्या करना है तो करंट प्राइस पे बनाना है। तो अभी आप 10 रुपए से ही करोगे। दूसरी बार जब करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट प्रपोज सेलिंग प्राइस एट द अबव लेवल। अब फिर से करना है। अब किस पे करना है? अब प्रपोज लेवल पे करना है। प्रपोज लेवल मतलब कि अब आपको सेलिंग प्राइस 10% कम कर देना है, मतलब 10 रुपए की जगह 9 रुपए से। ठीक है। 25 to 30% का कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको सेल्स अभी 60,000 की सेल्स है। अब इसको 25% बढ़ सकती है, 25 या 30%। ये उन्होंने एक रेंज दी थी, इतनी बढ़ सकती है। बट हमें तो क्वेश्चन में जब स्पेसिफिक कह दिया है कि आपको तो काम 70 और 80% पे करना है, 60, 70, 80, तो उतने पे करो। ठीक है। दूसरी बात, क्वेश्चन में कहीं पर भी ईयरली या मंथली वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो आपको क्वेश्चन में जैसा फिगर दिया उतना करो। जैसे उन्होंने फिगर दिया हुआ सेल 60,000 पर मंथ, तो पर मंथ भी कर दो ना। नीचे एक्सपेंसेस भी कैसे दे रखे, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, ये सब पर मंथ ही होंगे डेफिनेटली। तो पर मंथ ही करना चाहिए। ठीक है ना, ये तरीका। तो ये डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया। अच्छा, 2 बार करना है क्वेश्चन, तो 2 बार पूरा नहीं करना है। एक बार तो पूरा कर लिया आपने। अब दूसरी बार में आप क्या करोगे? दूसरी बार में फिर से थोड़ा प्रिंट आउट करना है, क्योंकि सब कुछ वैसा वैसे रहेगा, बस अंतर कहाँ आएगा सेलिंग प्राइस में। तो सेकंड आंसर जब आप दोगे तो सेलिंग प्राइस आप तीनों लेवल पे नहीं उठा लो, और कॉस्ट जो है वो एज अबव, ये प्रॉफिट आ गया। कॉस्ट जो ऊपर स्टेटमेंट बनाया होगा फ्लेक्सिबल बजट, वही कॉस्ट उठा लो। तो कॉस्ट तो वही रहेगी ना, कॉस्ट तो नहीं चेंज होगी, सिर्फ सेलिंग प्राइस चेंज होगी। तो सेकंड वाला आंसर आपको ए से देना था एग्जाम में भी, क्योंकि आप ऐसा लेवरेज वर्क क्यों करोगे कि वो कोई चीज वापस से प्रिंट करो। ठीक है, चलिए। और 9th नंबर क्वेश्चन में एक छोटा सा डाउट ये कि सर इसमें ये लिखा था इन्होंने, क्या लिखा हुआ है आपको लास्ट में, प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर प्रोडक्शन लेवल एट 50 and 75। ठीक है। अज्यूम सेलिंग प्राइस पर यूनिट सो एंड सो। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एक्सपेंसेस कंटिन्यू एट 3,600। तो आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया होगा। आपका नेट प्रॉफिट आया होगा, ये बाद वाला जो नीचे दिया नेट प्रॉफिट 76352, ये वाला आया होगा। लेकिन एक आंसर और दे रखा है मैंने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट 100% सो एंड सो। ये नहीं भी निकालोगे चलेगा, क्योंकि पूछा नहीं है स्पेसिफिकली। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो कहां तक होती है? फैक्ट्री ओवरहेड तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड नहीं होता उसमें। तो ये वहां तक का आंसर है। एग्जाम में पूछे तो बता सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही 8th नंबर क्वेश्चन में भी, 8th नंबर क्वेश्चन में आपको लास्ट लाइन में क्या लिखा था आखिरी पैराग्राफ में,
what would be the profit at different capacity utilization level given above if there is a price rise 5-10% in packing? एक जगह चेंज करने के लिए कहा, पैकिंग की कॉस्ट इधर दी ना, पैकिंग की कॉस्ट 100 पर टन, उसको आप 10% बढ़ा दो, 110 रुपए कर दो, क्या फर्क आएगा? तो वापस यहां पे फिर से पूरा क्वेश्चन नहीं करना, एक बार तो आप कर चुके हो पूरा क्वेश्चन, तो अब इतना सा बढ़ाना है। तो जो ऊपर वाले स्टेटमेंट में आपकी पैकिंग की कॉस्ट आई है सभी लेवल, उनमें 10% बढ़ाओगे तो क्या इफेक्ट आएगा? प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है उसका प्रॉफिट उठाओ, उस प्रॉफिट में पैकिंग कॉस्ट का 10% माइनस कर दो, एडिशनल पैकिंग कॉस्ट, ये नया प्रॉफिट आएगा। बस इतना शो करना है, ठीक है। फिर भी पूरा कर दिया कुछ लोगों ने, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम टाइम पे आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, पूरा वापस से प्रिंट नहीं करना। अगर कोई चीज सिमिलर आ रही है तो आप जितनी सिमिलर आ रही है वो तो एज इट इज उठा लो, उतना टाइम बचाओ वहां पर। चलिए अब हम चलते हैं फंक्शनल बजट पर। फंक्शनल बजट यानी आपकी बिजनेस में 3 मेन फंक्शन होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट मेन 3 बताता हूं। आप रॉ मटेरियल परचेस करते हो, प्रोडक्शन करते हो और उसको सेल करते हो। 3 एक्टिविटी मेन होती है, परचेज एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी, सेल एक्टिविटी। तो आप बता रहे हैं कि इन 3 बजट को हम खास तौर से पढ़ेंगे। उसके साथ साथ प्रोडक्शन करने के लिए लेबर भी चाहिए तो लेबर बजट भी आ जाता है, ओवरहेड तो ओवरहेड बजट भी आ जाता है, और इन सबको एक ही बजट में इंक्लूड कर दें, ओवरऑल बजट इंक्लूडिंग ऑल सेल्स एंड रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड बजट्स, इट इज कॉल्ड मास्टर बजट। मास्टर बजट होगी। तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये आपसे कि मैंने आपसे 3 एक्टिविटी कही, तो आप बताओ पहले बजट किसका बनना चाहिए? पहले रॉ मटेरियल बजट बनना चाहिए, प्रोडक्शन बजट बनना चाहिए, या सेल्स बजट पहले? क्योंकि लिंक कैसा, सोचो 2 मिनट, कौन सा बजट पहले बनना चाहिए? तो पहले रॉ मटेरियल खरीदते थे, फिर प्रोडक्शन बजट, फिर सेल्स बजट। अधिकांश बच्चों का ये जवाब देता है। लेकिन एक बात सोचो कि आपने रॉ मटेरियल बजट बना लिया कि हमें 1 क्विंटल रॉ मटेरियल खरीदना है, खरीद लिया आपने। फिर उसको आपने प्रोडक्शन बजट बना लिया कि हमें 1 क्विंटल से इतने इतने यूनिट बनाना है, बना ली। फिर जब बेचने गए तो पता लगा मार्केट में डिमांड ही नहीं है, सेल्स ही नहीं होगी इसकी, तो आपका प्रोडक्शन भी बेकार, आपका रॉ मटेरियल भी बेकार। तो हमेशा सबसे पहले अगर कोई बजट बनता है तो वो कौन सा बनता है? सेल्स बजट। पहले आप इसकी तो फॉरकास्टिंग करो कि आपका मार्केट में प्रोडक्शन बिकेगा कितना, कितनी क्वांटिटी आप सेल कर पाओगे, कितनी डिमांड है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे। तो पहले सेल्स डिसाइड करो कि हमारी 1000 यूनिट्स बिक सकती है, ठीक है। फिर 1000 बिकेगी तो बनाना पड़ेगी, तो प्रोडक्शन बजट बनेगा इसमें, और प्रोडक्शन करना है तो जितना प्रोडक्शन करना है उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो हमेशा पहले सेल्स बजट, फिर प्रोडक्शन बजट, फिर रॉ मटेरियल परचेस एंड यूटिलाइजेशन बजट। तो ये पढ़ते हैं, कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं होते हैं। आप खुद सोचो, आपकी कंपनी, आप सेल्स बजट बनाना चाहते हो तो आपका फॉर्मेट, आपकी जैसी इच्छा। यहाँ कोई लॉ थोड़ी ना है कि लॉ को फॉर्मेट दिए। तो जनरली व्यक्ति सेल्स में क्या फॉरकास्टिंग करेगा, क्या एस्टिमेट लगाएगा सेल्स का बजट? आप प्रैक्टिकल सोचना, ये सब्जेक्ट इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। आपकी फैक्ट्री है और आप सेल्स बजट बनवाना चाहते हो, तो सेल्स बजट में किन चीजों का अनुमान लगाओगे? नंबर 1 क्वांटिटी, कि कितनी बिकेगी, और प्राइस का भी तो एस्टिमेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस भी मार्केट से रिलेटेड होती है। आपने सोचा हम 20 रुपए में बेचेंगे, लेकिन मालूम पड़ा मार्केट में 20 रुपए में बिकेगा ही नहीं, फिर क्या करोगे? कंपटीशन। तो आपको 2 चीजों की फॉरकास्टिंग, कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कितना ही छोटा क्वेश्चन आ जाए, सेल्स बजट में 2 ही पॉइंट होंगे, क्वांटिटी एंड प्राइस। अब बड़ा कैसे बन सकता है? तो बड़ा ऐसे बन सकता है, आपको क्वेश्चन हो सकता है कि आपको अलग अलग लेवल दे रखे हो, अलग अलग लेवल दे रखे हो। उसका मतलब ये कि हो सकता है कि आप जोन 1, जोन 2 हो सकता है आप, या फिर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे चार जोन में आप वर्क करते हो।
हो सकता है एमपी यूपी स्टेट वाइज वर्क करते हैं। आपका बिजनेस बड़ा कारोबार है, एक जगह नहीं है, अलग अलग जगह, और प्रोडक्ट भी मल्टीपल प्रोडक्ट है आपके। तो ये तो हो गया आपके एरिया और प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट, ऐसे। तो आपकी फॉर्मेटिंग ऐसे हो गई। और अगर आप सिर्फ एक ही जगह करते हो तो एक ही कॉलम में काम हो जाएगा। उज्जैन है तो उज्जैन में ही करोगे आप बस। तो उज्जैन में ही ए प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बेचोगे, किस प्राइस पर बेचोगे और टोटल अमाउंट क्या होगा, इतना सा बजट हो जाएगा सेल्स बजट। मैंने कहा ना सेल्स बजट में दो ही चीज की बात होती है, क्वांटिटी एंड प्राइस। तो ये बड़ा कैसे हो जाता है, आपके जोन बढ़ जाते हैं या आपका एरिया बढ़ जाता है, जियोग्राफिकल, साउथ नॉर्थ वगैरह, स्टेट वाइज या कंट्री वाइज भी हो सकता है, इंडिया में, इंग्लैंड में, ऐसे अलग अलग। आप अगर मल्टीनेशनल कंपनी हो तो, और प्रोडक्ट वाइज भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से बढ़ जाता है, ठीक है। हर जगह क्वांटिटी का कॉलम, प्राइस का कॉलम और अमाउंट का कॉलम, क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट। तो क्वांटिटी प्लस रहेगी, प्राइस तो प्लस नहीं होती है, प्राइस तो एक जैसी रहेगी, ठीक है। और प्राइस अगर अलग अलग हो, इस एरिया में अलग प्राइस, इस एरिया में अलग प्राइस, तो फिर यहाँ प्राइस का टोटल नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ प्राइस 3 रुपए इसी प्रोडक्ट की और दूसरे के आप ये प्रोडक्ट 2.5 रुपए में बेचते हो, होता है ना ऐसा। एक ही प्रोडक्ट एक ही कंपनी का अलग अलग जगह अलग अलग रेट में बिक सकता है। तो फिर मैं ऐसा थोड़ी करूंगा 5.5 रुपए सीधी कॉलम नहीं लिखूंगा, फिर टोटल से काम चलाएंगे, टोटल अमाउंट, ऐसे। तो ये बजट का फॉर्मेट है। अब इसमें क्या है, ये बजटिंग मतलब क्या, एक तरह रिपोर्टिंग भी है, MIS रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आपने जो भी सेल्स मैनेजर है उसने बजट बना के प्रेजेंट किया अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या अपने डायरेक्टर्स के सामने, तो एट ए ग्लांस उनको समझ में आ गई कि इस साल में इस जोन में हम टोटल इतनी सेल करेंगे, इतनी क्वांटिटी। तो इस एरिया वाइज भी पता लग गया और प्रोडक्ट वाइज भी टोटल पता लग गया उसको। कोई भी क्वेश्चन आए, कैसे भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी बना दे, छोटा से छोटा क्वेश्चन भी होगा, तो बस ये समझ लो ऐसा। अब इसमें एस्टिमेट कैसे लगाएंगे, या तो मार्केट सर्वे करवाओ, मार्केटिंग में लड़के भेजो, सर्वे करके आए मार्केट में, या लास्ट ईयर का बजट उठाओ। लास्ट ईयर के बजट में वो बोल देंगे इतना इंक्रीज कर दो, इतना डिक्रीज कर दो। लास्ट ईयर हमने इस जोन में ए प्रोडक्ट की 1000 क्वांटिटी बेची थी, इस बार हमें लगता है ज्यादा बेचेंगे, और इस प्रोडक्ट की इस जोन में कम बेचेंगे, रिड्यूस कर दो। तो जैसा बोले आज्ञाकारी बनो, कुछ भी नहीं देंगे इसके अलावा, कुछ कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, कुछ भी। बड़ा आसान से क्वेश्चन होता है इसका, ठीक है। तो इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबमिट द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2001। सेल्स जनवरी फरवरी मार्च में इतने थे, प्राइस इतनी थी। अच्छा, ऊपर प्रोडक्ट लिख लेना, वो ABC प्रोडक्ट है एक्चुअली, है ना। ऊपर कॉलम वाइज ABC प्रोडक्ट लिख लेना। टारगेट फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2002, यानी दिया 2001 का है और पूछा 2002 का टारगेट। जो पार्ट निकल चुका उसकी बजटिंग थोड़ी ना होती है, जो साल निकल चुका है, जो महीना निकल चुका उसकी बजटिंग क्या करोगे, बजटिंग हमेशा आगे के लिए होती है, फ्यूचर के लिए। तो 2001 का दिया हुआ है जनवरी फरवरी मार्च का, 2002 आया तो 2002 की फर्स्ट क्वार्टर मतलब वही जनवरी फरवरी मार्च 2002। सेल्स क्वांटिटी इंक्रीज इतना और प्राइसेस इंक्रीज इतना, प्रिपेयर सेल्स बजट फॉर फर्स्ट क्वार्टर 2002। अब ऐसे क्वेश्चन में आपका यहां पर जनवरी फरवरी मार्च और टोटल कॉलम नाम चेंज हो जाएंगे, या फिर ऐसा कर सकते हैं जैसा बना मेरे चेहरे में, तो आपको कॉलम और ABC ऐसा दिया हुआ है, यानी हम ये तो कर सकते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट हो जाए ABC और टोटल, ये प्रोडक्ट हो जाए, और इस तरफ मंथ आ जाए, मंथ इस तरफ आ जाए जनवरी फरवरी मार्च। तो आपको एक फिगर हिलाना नहीं पड़ेंगे, एज इट इज प्रिंट आउट। तो कोशिश किया करो जिस स्टाइल में क्वेश्चन है उस स्टाइल में रखे। अगर आप रिवर्स कर दोगे तो बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मैं जनवरी फरवरी यहां लिख दूंगा तो मुझे ध्यान से 25 20 30 ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। जो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जो जैसा वैसे ही रहने दो। अब जितना जितना इंक्रीज का है, जितना जितना डिक्रीज का है उतना फर्क बस खत्म। और बड़ा कैसे हो जाता है क्वेश्चन, और बड़ा हो सकता था क्वेश्चन। एक तो ये बता दिया उन्होंने कि लास्ट ईयर के बेस में इतना इंक्रीज डिक्रीज,
नीचे और न्यू ऑर्डर के बारे में बोल देते हैं। ड्यूरिंग फेब्रुवरी मंथ बी प्रोडक्ट्स क्वांटिटी इंक्रीज बाय 500 यूनिट्स बिकॉज ऑफ अ न्यू ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और फ्रॉम एक्सपोर्टर। तो ऐसे मतलब थ्योरी बड़ा बड़ा के करेंगे, लेकिन करेंगे वही बात, क्वांटिटी प्राइस। आप उतनी क्वांटिटी बढ़ा दो, उतनी क्वांटिटी घटा दो, जो करना। कोई ट्रेड फेयर लगने वाला है मार्च में, तो वहां पर आपकी क्वांटिटी ड्यू टू ट्रेड फेयर इंक्रीज बाय सो एंड सो क्वांटिटी, उतनी उतनी बढ़ा दो। बस सेल्स बजट में कुछ भी कैलकुलेशन नहीं इसके अलावा। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में कहां कहां जो जो बोला वो सब समराइज करके और एक जगह लिख दो, ये एक समरी रिपोर्ट बन गई आपकी। ये कहलाता है सेल्स बजट। स्टडी मटेरियल में भी आप देखना तो फॉर्मेट आपको नजर आएगा। तो फिलहाल इसका ये क्वेश्चन 11 में नहीं करवा रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये होमवर्क देता हूं हमेशा, ये आप करेंगे। 12th में करवाता हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी मैं सारे बजट डिस्कस कर लूं। पहले मैंने कहा सेल्स बजट। चलिए, अब आपने सेल्स से ये तय कर लिया कि हमें ए प्रोडक्ट की टोटल मिला के 20,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, ठीक है। लेकिन कहां से प्रोडक्ट करना भाई, प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा इसका। चुरा के बेचोगे क्या? बेचना तय कर लिया तो बनाओ ना, बनाओ या खरीदो। अगर आप रेडीमेड खरीदते हो, मैन्युफैक्चरर नहीं हो रेडीमेड, तो रेडीमेड खरीदो। लेकिन हम कॉस्ट अकाउंट में जनरली बात मैन्युफैक्चरिंग की करेंगे, तो बनाना पड़ेगी। तो अगला बजट कौन सा होगा? अगला बजट होगा आपका प्रोडक्शन बजट। तो अगला बजट का फॉर्मेट लिखें आप, प्रोडक्शन बजट। कितना प्रोड्यूस किया जाए। प्रोडक्शन बजट का कंसेप्ट समझना, जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं, तो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, इस तरीके से जितने प्रोडक्ट है आपके, उतने प्रोडक्ट के लिए कर लो आप। और ये पूरा क्वांटिटी में बनता है, रुपीज में नहीं। रुपीज में कर लेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी कि कितने रुपए में बना, तो कॉस्टिंग तो नहीं कर रहा हूं अभी, तो मैं बजट कर रहा हूं। प्रोडक्शन बजट में सिर्फ क्वांटिटी तय की जाती है, कितना बनाना है। फिर बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिएगा, लेबर चाहिएगा, ओवरहेड चाहिएगा, वो सब जोड़ दूंगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी, वो अलग बजट। तो फिलहाल क्वांटिटी, तो जितने प्रोडक्ट हो आपके, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, जितने होंगे उतने कॉलम बढ़ते जाएंगे। अब यहां पर हम पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स में लिखेंगे क्वांटिटी रिक्वायर्ड एज पर सेल्स बजट। इसके लिए बेस क्या होगा? सेल्स बजट। सेल्स बजट में आपने सोचा था कि हम 20,000 यूनिट बेचेंगे, क्या सोचा था? 20,000। तो क्वांटिटी रिक्वायर्ड एज पर सेल्स बजट मीन सेल्स क्वांटिटी। लेकिन क्या एग्जैक्टली उतना ही बनाओगी जितना बेचना है? थोड़ा ज्यादा नहीं बना सकते? मान लो कभी अचानक मार्केट में डिमांड बढ़ गई तो यहां बिल्कुल छोटी सी बात है कि यहां पर डिजायर्ड लेवल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये प्लस हो जाता है। डिजायर्ड लेवल, आपकी इच्छा है 20,000 तो बेच देंगे और 2,000 बचा लेंगे। डिजायर्ड लेवल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, डिजायर्ड क्यों? क्योंकि तो अभी एक्चुअल थोड़ा ना है, तो एस्टिमेटेड है। तो एस्टिमेटेड लेवल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2, तो फिर आपको 22,000 यूनिट बनाना पड़ेगी। लेकिन मान लो आपके पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लास्ट ईयर का कुछ है, मान लो 1000 यूनिट है, तो उतना माइनस कर दो। तो 20 बेचना है, 2 बचाना, 22,000 चाहिए, 22 में से 1 पड़ा हुआ है, तो 21,000 बना लेंगे ना। ये आ गया आपका प्रोडक्शन बजट। बस इतना था, बहुत छोटा सा फॉर्मेट है, इतना प्रोड्यूस करना है आपको, ठीक है। अब 21,000 यूनिट बनाना है, इतनी बना लूंगा मैं, 1 पुरानी पड़ी 22,000 हो जाएगी, 22 में से 2,000 बचा लूंगा, 20 बेच दूंगा, काम पूरा हो जाएगा आपका। लेकिन इतना बनाने के लिए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है? तो अब अगला बजट कौन सा रहेगा? अगला बजट रहेगा हमारा रॉ मटेरियल बजट।
रॉ मटेरियल परचेज बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट। अब रॉ मटेरियल परचेज करना है तो कितना रॉ मटेरियल, चलो पूरा ही मिटा देता हूं। मुझे ए प्रोडक्ट की 21,000 यूनिट बनाना है, उसके लिए मुझे क्या रॉ मटेरियल चाहिए? तो हो सकता है कि आपको रॉ मटेरियल भी दो टाइप के चाहिए। टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, हो सकता है आपको एक्स एंड वाई दो रॉ मटेरियल चाहिए, दोनों को मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाते हो। तो उधर हमने प्रोडक्ट का नाम क्या रखा था? ए और बी। तो उसमें से चलो ए मान लेते हैं, ए के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ए प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन ए प्रोडक्ट के लिए भी मुझे दो रॉ मटेरियल चाहिए, एक्स एंड वाई, और ये भी इनपुट आउटपुट रेशियो दे रखा हो कि उसके 1 यूनिट के लिए इसका 2 किलो चाहिए और इसका 3 किलो चाहिए। ऐसा भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे रॉ मटेरियल यूटिलाइजेशन बजट। मीन्स रॉ मटेरियल कंजम्पशन, कंजम्पशन बजट है। कितना रॉ मटेरियल यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए इनपुट आउटपुट रेशियो दिया होगा। जैसे मैंने अभी हल कहा कि 2 kg ऑफ मटेरियल एक्स रिक्वायर्ड फॉर ईच यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स की 1 यूनिट के लिए मुझे 2 किलो चाहिए। तो भाई प्रोडक्शन बजट में कितना आया था? 21,000 यूनिट आई थी। प्रोडक्शन कितने का बताया था मैंने? 21,000 यूनिट। तो 1 यूनिट के लिए 2 किलो, तो 21,000 यूनिट के लिए कितना चाहिएगा? कंजम्पशन 21,000 यूनिट पे 2-2 के हिसाब से आपका 42,000 कंज्यूम्ड होगा। तो ये कंजम्पशन बजट आ गया। तो ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट आउटपुट रेशियो, इन आउट रेशियो। हो सकता है उल्टा हो, 0.5 kg आधा किलो ही चाहिए। हमने यूके वाले क्वेश्चन करते भी थे, याद करो। 0.5 kg रिक्वायर्ड, तो 21,000 यूनिट बनाने के लिए 10,500 किलो ही यूज होगा। ऐसा भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा इन आउट रेशियो पे। तो ये आपका यूटिलाइजेशन बजट बनेगा। इतनी क्वांटिटी, तो भाई जितना यूटिलाइज करना उतना तो मंगवाओ, उतना तो मंगवाए हम। 2-2 किलो के हिसाब से 21,000 पे 42,000 तो कंज्यूम करना है, इतना तो मंगवाए। ठीक है। और मान लो किसी कारण से थोड़ा सा ज्यादा बनाना पड़ गया तो थोड़ा एक्स्ट्रा मंगवा के रख लो। तो यहां पर भी वही कंसेप्ट है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस करना है वही डिजायर्ड लेवल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आप चाहो तो थोड़ा सा ज्यादा मंगवा के रख लेते हैं, लेकिन आपके पास कुछ ओपनिंग रॉ मटेरियल भी पड़ा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो उतना माइनस कर दो, उतना मत मंगवाओ, बाकी का मंगवा लो। तो ये आ गया आपका रॉ मटेरियल परचेज क्वांटिटी। और अगर इसमें रेट से इनटू कर देते हो आप, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। छोटा सा वही वाली कंसेप्ट से, लेकिन लॉजिक देखो कितना अच्छा है। इसलिए लिंक है एक दूसरे। सेल्स होगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो उतना हम खरीदेंगे। तो इसमें 2 बजट आ गए एक तरीके से, एक यूटिलाइजेशन बजट आ गया, ये डिपेंड करेगा इन आउट रेशियो। और अगर इसमें स्टॉक प्लस माइनस कर दो तो क्या आ जाता है? परचेज। आप खुद याद करो। अच्छा, कंजम्पशन का क्या फॉर्मूला होता था? कुछ भी चीज कंज्यूम करने का, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू कंजम्पशन। रॉ मटेरियल कंजम्पशन यही होता है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें क्या कंजम्पशन पहले निकाल लिया और परचेज बजट बना रहा था मैं, तो कंजम्पशन में मैंने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर दिया और ओपनिंग क्या किया? माइनस। यही तो किया। तो इसी का उलटफेर करना आना चाहिए आपको।
ठीक है, तीनों बजट के फॉर्मेट आपने अच्छे से लिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम करेंगे तो उसमें आपको ये तीनों बजट के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आर क्यों लिखना है इस क्वेश्चन को? रामा लिमिटेड प्रोड्यूस इन मार्केट अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट कॉल्ड पी। प्रोडक्ट का नाम पी है, ध्यान रखना। रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट में अंतर समझना। कंपनी इज इंटरेस्टेड इन प्रेजेंटिंग इट्स बजट फॉर द सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर। कोई क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, जैसा दिया उतना करना चाहिए। आपको क्वेश्चन कहा सेकंड क्वार्टर का बजट, तो सेकंड क्वार्टर, आप मंथ इसको ईयरली या मंथली मत कर दिया आपको। तो सेकंड क्वार्टर का बजट चाहती हो, यानी 3 महीने का। सेकंड क्वार्टर मतलब अगले 3 महीने। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब आप देखो, सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, ध्यान से पढ़ के देखना पूरा। पढ़ने का टाइम मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन आप पढ़ के देख लें, पूरा क्वेश्चन पढ़ के देख लें, आपको सब कुछ नजर आएगा। जो मैंने बात बताई कि रॉ मटेरियल कितना यूज होगा, कितना स्टॉक होगा, वगैरह वगैरह सब दिया हुआ। 7 पॉइंट में आप देखो सभी का बिगिनिंग और एंड स्टॉक भी दे रखा है, क्वार्टर के बिगिनिंग में, क्वार्टर के एंड। पूछा क्या है? नंबर 1, प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर द क्वार्टर। फिर पूछा रॉ मटेरियल परचेज बजट फॉर क्यू आर एंड एम्प्टी बैग्स इन क्वांटिटी एज वेल एज इन रुपीज, परचेज बजट। फिर कंप्यूट बजटेड वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 बैग। पूरा वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 बैग, एक बैग को प्रोड्यूस करने की सारी कॉस्ट वेरिएबल, तो मटेरियल भी, लेबर भी और वेरिएबल ओवरहेड भी। इसका मतलब मास्टर बजट जैसा हो गया। और प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ बजटेड नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एंड शो बोथ यूनिट एंड टोटल कॉस्ट डेटा। मतलब पूरा प्रॉफिट तक भी जाना है, तो कंप्लीट क्वेश्चन है। 1 बाय 1 चलते हैं। नंबर 1, पहले उन्होंने पूछा प्रोडक्शन बजट, लेकिन प्रोडक्शन बजट के लिए मुझे क्या चाहिएगा? सेल्स, क्योंकि प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट आपको याद है। प्रोडक्शन बजट अभी मैंने आपको समझाया। प्रोडक्शन बजट में क्या चाहिए? प्रोडक्शन बजट का बेस क्या है? तो प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्ट का नाम क्या है आपका? पी प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है पी। एक ही प्रोडक्ट है, तो एक ही कॉलम बनाऊंगा मैं, और क्वांटिटी में निकालना है आंसर कि पी की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाए। प्रोडक्शन बजट नहीं होगा तो उतनी प्रोड्यूस करो जितनी बेचना है। तो अब इसके लिए बेस क्या रहेगा? हमेशा मैंने आपको फॉर्मेट में लिखा है क्वांटिटी रिक्वायर्ड एज पर सेल्स बजट। तो इसके लिए सेल्स बजट बनाए या फिर बना हुआ दे रखा हो। तो पहली लाइन में देखो, इट एक्सपेक्ट्स टू सेल्स 50,000 बैग्स ऑफ पी के लिए लिखा पी प्रोडक्ट 50,000 बैग्स ड्यूरिंग सेकंड क्वार्टर एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ 9 पर बैग। तो मैंने कहा था सेल्स बजट में 2 ही चीज तो देखते हैं, एक तो क्वांटिटी और एक प्राइस, दोनों तो मिल गई आपको। सेल्स बजट की क्या एस्टिमेशन लगाया इन्होंने? एक ही तो प्रोडक्ट है और कोई जियोग्राफिकल एरिया भी नहीं, कि साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ऐसा कुछ भी नहीं किया। इट मींस 50,000 क्वांटिटी एट द रेट 9, दैट इज सेल्स बजट बना हुआ है। तो बस इसी को उठा लेते हैं। तो क्वांटिटी रिक्वायर्ड एज पर सेल्स बजट 50,000 क्वांटिटी। कितनी यूनिट चाहिए? 50। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आपने पढ़ा होगा वो रॉ मटेरियल का है। थर्ड पॉइंट आपने पढ़ा वो रॉ मटेरियल का है। फोर्थ पॉइंट लेबर का है। फिफ्थ पॉइंट वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का है। सिक्स पॉइंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो ये सब तो अलग अलग काम आएंगे ना। अभी हमें कितना काम आएगा यहां मैंने फॉर्मेट में क्या लिखवाया है? 50,000। तो ये बनाना है और थोड़ी ज्यादा बनाना है स्टॉक के कारण। तो अब आपको यहां प्लस क्या करना है? डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यहां गुड्स का, रॉ मटेरियल का नहीं, फिनिश्ड गुड्स का। गुड्स कौन सा आपका? पी। तो पी का स्टॉक देखते हैं। फिनिश्ड बैग ऑफ पी बिगिनिंग में 15 और एंड में 11,000, 11,000 यूनिट बचना चाहिए। तो फिर 61,000 टोटल होना चाहिए ना हमारे पास। उसमें से हम 11 बचा लेंगे, 50 बेच देंगे, इसलिए प्लस किया। और अगर इसमें से ऑलरेडी आपके पास ओपनिंग कुछ है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस करो। कितना? 15,000 बैग, 15,000 बैग। तो ये आ गया 46,000। ये आ गया आपका प्रोडक्शन बजट।
यानी 46,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग नेक्स्ट सेकेंड क्वार्टर। नेक्स्ट क्वार्टर में हमारा 46,000 का प्रोडक्शन होगा, तो हम तब जाके इतना बेच पाएंगे, इतना बचा पाएंगे वगैरह वगैरह। इतना आसान है। ठीक, अब इसके ठीक है, सेल्स के बेस पे ये बना, और इसके बेस पे क्या बनेगा, रॉ मटेरियल परचेज बजट। अब रॉ मटेरियल परचेज, तो रॉ मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट पढ़े, ईच बैग ऑफ पी रिक्वायर्स 2.5 kg of raw material Q and 7.5 kg of raw material R each bag। जैसे सीमेंट की एक बोरी आती है ना, ऐसे बोल रहे हैं एक प्रोडक्ट पी के एक बैग में कितना रॉ मटेरियल चाहिएगा, तो क्यू चाहिएगा 2.5 किलो और आर चाहिएगा 7.5 kg। ये इन आउट रेशियो मिल गया ना आपको, इतना इन करेंगे तब जाके एक बैग बन पाएगा। ठीक है, तो ये इन आउट रेशियो हो गया। और नीचे दिखा थर्ड पॉइंट में क्यू कॉस्ट 1.2 पर केजी एंड आर कॉस्ट 20 पैसा पर केजी एंड एम्प्टी बैग, खाली बैग भी तो लाना पड़ेगा, उसमें तो ये भरेगा ये पी प्रोडक्ट। जैसे सीमेंट की बोरी, जो सीमेंट किसमें रखाती है, बैग में, बोरी में रखाते हैं ना, तो बैग भी तो लाना पड़ेंगे, वो भी तो रॉ मटेरियल हुआ, उसकी कॉस्ट भी जाएगी। तो ये 2 पॉइंट रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। अभी जब हम बजट बनाते हैं, रॉ मटेरियल बजट, तो हमें प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता है, हमें अभी सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है। 3 है आपके पास रॉ मटेरियल, क्यू, आर और एम्प्टी बैग, 3 रॉ मटेरियल आपके पास। इसके बेस पे होगा 46,000 यूनिट्स बनाना है एंड ईच यूनिट रिक्वायर्स 2.5 kg ऑफ क्यू, ऐसा लिखा था। तो यहां पर हम रॉ मटेरियल यूटिलाइजेशन लिखेंगे, किस बेसिस पर, इन आउट रेशियो पर, रॉ मटेरियल यूटिलाइजेशन। मुझे 46,000 यूनिट्स बनाना है और हर एक पे 2.5 kg लगता है, ये केजी में बन रहा है और ये बैग्स में बनेगा। तो एक यूनिट पर 2.5 किलो, ये यूनिट में है और एक केजी में है, तो एक यूनिट पर 2.5 किलो। तो 46,000 यूनिट्स बनाने के लिए 2.5 kg के हिसाब से 1,15,000 kg ये आपका रॉ मटेरियल यूटिलाइज होगा, कंज्यूम होगा, तब जाके आपके 46,000 बैग बन पाएंगे। और इसमें कितना है, 7.5, यहां 46,000 का इंटू 7.5 kg से होगा, तो 46,000 इंटू 7.5 kg इन 3,45,000। और यहां पर बैग तो यहां नहीं दिया, आप लोगों से दिया नहीं, अरे तो स्वाभाविक बात है नहीं दिया, मतलब एक बैग में एक ही तो आएगा प्रोडक्ट, कोई बॉक्स थोड़ी ना कि एक बॉक्स में बहुत सारी बॉटल रख दो, क्या ऐसा होता तो वो बोलते हैं आपसे। तो पर बैग है तो एक बैग, तो 46,000 प्रोडक्शन करना है, तो हर एक के लिए एक बैग लगेगा, ठीक है ना, सबके लिए क्या लगेगा, एक बैग, तो 46,000 बैग लगेंगे। ये आपका रॉ मटेरियल यूटिलाइजेशन बजट है। लेकिन क्या एग्जैक्टली जितना कंज्यूम करना उतना ही परचेज करोगे, थोड़ा ज्यादा कर लो, तो कितना ज्यादा कर ले, तो उसके लिए फिर वही बात, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है नीचे, क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्यू का 26, 47, 28, 26, 47 एंड 28। इतना हम ज्यादा खरीद लें, इतना खरीद लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 141। यहां कितना हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है तो हम क्यों इतना सारा खरीदेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है हमारे पास, क्योंकि 32,000 kg पड़ा हुआ है। जब पड़ा हुआ है तो वो यूज कर रहे हो, क्यों जरूरत इतना सारा खरीदने की, ठीक है। तो अब कितना खरीदना पड़ेगा, 1,99,000 kg। इसका कितना पड़ा हुआ है, 57,000 है हमारे पास इसका,
57,000 अगर है और इसका कितना 37,000 पड़ा होगा, ठीक है। तो जितना ओपनिंग है मैंने माइनस कर दिया। और उन्होंने ये पूछा था सेकंड आंसर में कि इन क्वांटिटी एज वेल एज इन रुपी, तो क्वांटिटी में भी आ गया और एज वेल एज रुपी में भी चाहिए, ठीक है। तो रुपीज में हम इनकी प्राइस से इंटू करते हैं, प्राइस पर केजी, ये कितने के रेट से आएगा, उन्होंने थर्ड पॉइंट में दिया था आपको Q 1.2 पर केजी, 1.20 रुपए में आता है। ये कितने में आता है, दूसरा आता है 20 पैसा पर केजी, और तीसरा बेग कितने में आते हैं 80 पैसा, 80 पैसे में बेग आते हैं। ये इंटू कर दोगे तो ये इनकी आपकी कॉस्ट आ जाएगी, रॉ मटेरियल परचेज प्राइस, परचेज कॉस्ट, तो रुपीज में भी हो गया, ठीक है। आज्ञाकारी बने, ये है तरीका आपको करने का। अब आपको क्लियर हो गया कि कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन आउट रेशियो आपने ढंग से अप्लाई किया हो, बाकी तो कुछ भी नहीं, स्टॉक जोड़ना और ओपनिंग माइनस करना, बस कुछ खास। थर्ड, तीसरे पॉइंट पर आते हैं। कंप्यूट द बजटेड वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन बैग ऑफ पी। देखो रिक्वायरमेंट का मतलब ये कि स्पेसिफिकली उन्होंने बोला हमें ये चाहिए तो वही निकाल कर बताओ। क्या बोला उन्होंने बोला है कि आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बताओ, वो भी टू प्रोड्यूस वन बैग ऑफ पी, सिर्फ एक बैग की बनाना है। अब मुझे पूरे की नहीं बनाना है, पूरे का प्रोडक्शन नहीं निकालना है, ये तो हमने पूरे का निकाल लिया, टोटल रॉ मटेरियल इतना तो सबके लिए निकाल लिया हमने, टोटल पूरे क्वार्टर में इतनी यूनिट बनाने के लिए इतना खरीदना है और इतने में आएगा, तो टोटल तो हो गए। अब वो बोल रहे एक बैग के लिए, तो हम क्यों, ये अलग रिक्वायरमेंट हो गई। अब हमें एक बैग की कॉस्टिंग करना है, तो बताइए एक बैग की कॉस्टिंग करना है, यानी थर्ड आंसर हम देंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ पी की एक यूनिट बनाने के लिए कॉस्ट निकाला हूं, मतलब मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूं एक तरीके से। तो मैंने कहा था किसी भी पूरे कॉस्ट अकाउंट में कहीं भी कॉस्ट की बात आती है तो रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड जोड़ लो, कॉस्ट हो जाएगी। एक का बोला तो एक का जोड़ लेते हैं, तो नंबर 1 क्या लगेगा, रॉ मटेरियल से लगेगा। सबसे पहले कौन सी कॉस्ट लगेगी, रॉ मटेरियल। तो एक बैग बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए कितनी रॉ मटेरियल कॉस्ट लगेगी, सोचो 2 मिनट, या फिर आप पहले रोक के खुद करने की कोशिश करो कि आपको इतना समझ में आता है कि नहीं। ये कोई कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट नहीं है, तो जनरल नॉलेज वाली बात है। एक सिंपल दुकानदार से बोलोगे यार कि इसकी कॉस्टिंग निकाल के होता, हर दुकानदार अपनी कॉस्टिंग निकालता, तो वो थोड़ा बहुत तो वो भी जानता है। जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हो तो ही ये सब कर पाओगे, ये तो सिंपल टेक्निक। कोई स्पेशल टेक्निक हो तो वहां पर आपके लिए पढ़े लिखे होना जरूरी, लेकिन ये तो सिंपल सी बात है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी तो वो खुद ही जोड़ लेता। एक प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास जाते हैं तो हम बोलते हैं कि इतने 1000 पेम्पलेट छपवाना, तो वैसी कॉस्ट निकाल लेता, उसको पता है कागज इतने का आएगा, इंक कितने की लगेगी, मजदूर का इतना, वगैरह वगैरह जोड़। तो आप वही करोगे आप भी कि एक यूनिट बनाने के लिए आपको क्यू, आर और एम्प्टी बैग, 3 चीज चाहिए, 3 रॉ मटेरियल चाहिए, तब एक बैग बनेगा। कितने कितने चाहिए, तो क्या लिखा था सेकंड पॉइंट में, ईच बैग ऑफ पी, ईच बैग ऑफ पी, ये यूनिट का मतलब बैग है, 1 बैग ऑफ पी, ईच बैग ऑफ पी रिक्वायर 2.5 kg ऑफ मटेरियल क्यू। एक बैग के लिए 2.5 किलो चाहिए, ये 7.5 किलो चाहिए, और ये एक बैग चाहिए, 1 किलो चाहिए। और कितने कितने में आता है, ये आता है 1 रुपए 20 पैसे में, यह आता आपका 20 पैसे में, और यह आता आपका 80 पैसे में। बस, तो पूरा ढूंढ लेना, ये नहीं लेना, ये फिगर लोगे तो इतना सारा फिगर हो जाएगा। इससे करेंगे तो फिर पूरी कॉस्ट बनाना पड़ेगी, फिर आखिर में डिवाइड करना पड़ेगा 46,000 क्वांटिटी से, तब जाके एक बैग का आएगा। इतनी मेहनत क्यों करेंगे जब क्लियर लिखा है क्वेश्चन। तो एक बैग के लिए इतना चाहिए, और ये आ जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है। फिर क्या चाहिए, लेबर, लेबर यानी कि वेजेस,
तो लेबर कॉस्ट कितनी लगेगी वो देख लेते हैं। चलिए पहले ये कर लेते हैं। 80 पैसे तो इसके हो जाएंगे, इसके कितने जाएंगे 1 रुपए 50 पैसे, इससे कितने जाएंगे 3 रुपए, यानी ये हो गया 3 4 5 रुपए 30 पैसे। उसके बाद हम लेबर कॉस्ट की बात करते हैं, वेजेस की। कितना बोले हैं वेजेस, पढ़ो आप, पढ़ के देखो, पढ़ के देखो जरा। तो ये बोल रहे हैं इट रिक्वायर्स 9 मिनट। लेबर में तो आवर्स चलते हैं ना, कितने घंटे के पैसे लेंगे, आवर्स वैसे देते हैं वो पैसे। 9 मिनट ऑफ डायरेक्ट लेबर टाइम टू प्रोड्यूस एंड फिल 1 बैग ऑफ पी। एक बैग को बनाने और फिल करने तक सिर्फ 9 मिनट लगते हैं बस। और लेबर कॉस्ट कितनी, 5 पर आवर, 1 घंटे के 5 रुपए। और मैं तो बात 1 बैग की कर रहा हूं ना, तो 1 बैग में तो सिर्फ 9 ही मिनट लगा, तो 9 मिनट की कॉस्ट लूंगा ना। तो मुझे जो दे रखी है 5 रुपीज, ये तो पर आवर दे रखी है, ये तो 60 मिनट की, 9 मिनट की कितनी, ठीक है। तो ये 50 पर आवर, 50 नहीं सॉरी 5 रुपीज, 5 रुपए ही, 5 रुपए 60 मिनट के हैं, तो 9 मिनट के कितने हो गए 0.75। समझ में आई बात। एक बैग पे कितने मिनट लग रहे हैं, 9 मिनट, तो 9 मिनट की कॉस्ट लूंगा ना मैं। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और 0.45 पर बैग, ये तो डायरेक्ट पर बैग ही दे रखी है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 0.45 पर बैग ही डायरेक्ट दे रखी है। उसके आगे लिखा है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी, फिर नीचे लिखा है वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इतने इतने। तो ये क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बोला था, वो भी प्रोडक्शन की। वेरिएबल नीचे सेलिंग की दे रखी, सेलिंग एंड एडमिशन प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होता, फैक्ट्री ओवरहेड तक, ये फैक्ट्री तक की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड का नाम बता दें, प्रोडक्शन ओवरहेड बोलो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलो, फैक्ट्री कॉस्ट बोलो, वर्क्स कॉस्ट बोलो। तो रॉ मटेरियल प्लस लेबर ये प्राइम कॉस्ट हुई, प्राइम कॉस्ट में ये ओवरहेड जोड़ दिए तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिर्फ वेरिएबल लिया, ऐसे मैंने फिक्स्ड नहीं लिया। और सेलिंग एंड एडमिशन क्यों छोड़ दिया, बिकॉज उन्होंने पूछा था वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन, टू सेल नहीं, टू प्रोड्यूस वन। अब कितना हो जाता है 5 रुपए 30 पैसे, 75 पैसे और 45 पैसे, यानी 6.5 पर बैग ऑफ पी। तो ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6.5 रुपीज पर बैग ऑफ पी। पी का एक बैग बनाने में 6.5 रुपए लग रहे हैं। फोर्थ आंसर, प्रिपेयर a statement of budgeted net income for the quarter and show both per unit and total cost data। per unit भी बताना है, टोटल कॉस्ट। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जब भी बनाना, ये जितने भी चैप्टर होते हैं जिसमें हम वेरिएबल और फिक्स्ड वाले कंसेप्ट से चलते हैं क्वेश्चन में, वेरिएबल फिक्स्ड वाला कंसेप्ट, ये चैप्टर है, मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर है, ये डिसीजन मेकिंग के जितने भी चैप्टर होते हैं इसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं लगती, जो अपन ओवरहेड एब्जॉर्ब करते थे वो। यहां पर ये मार्जिनल कॉस्टिंग लगती है, वेरिएबल और फिक्स्ड इस पे बेस्ड होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जब भी पूछे, कोई से भी चैप्टर में पूछे, तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट बोल देना, इनकम स्टेटमेंट निकालते हैं। फॉर द क्वार्टर पूछा, 1 यूनिट का नहीं पूछा। अब फॉर द क्वार्टर, क्वार्टर में कितनी यूनिट बनाने वाले हो, 50,000, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर। तो सेल्स 50,000 यूनिट बेचोगे आप 9 रुपए की रेट से, लिखा ही था क्वेश्चन में, टॉप पे लिखा, 4.5 लाख रुपए की सेल हो जाएगी। कॉस्ट लेस कर दो, क्या लेस कर दो, कॉस्ट। तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में यही तो होता है, पहले कॉस्ट लिख लो फिर सेल लेस कर दो, या पहले सेल लिख दो फिर कॉस्ट लेस कर दो, ये तो होता है। कॉस्ट में पहले वेरिएबल कॉस्ट लिखते हैं,
उसमें वेरिएबल कॉस्ट ये तो लिखी, इसलिए रिपीट नहीं करना। किसी भी क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर ऐसे स्टेप वाइज आंसर हो तो अगर आंसर आपका ऑलरेडी है तो बार बार रिपीट मत करो। अब हमने एक बैग बनाने के रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड मिला के 6.5 रुपए निकाल ली, तो डायरेक्ट 6.5 पे आ जाओ ना। ये क्या थी? ये थी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने 6.5 निकाल रखी थी, 6.5 इंटू 50,000, तो एक बैग के 6.5 रुपए, 50,000 बैग पर कितने लगेगी? 3,25,000 रुपए तो ये लगेंगे। और वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी तो लगेंगे। वो कितने लगेंगे? वो लिखे हुए हैं आपको पॉइंट नंबर 6 में, 5% ऑफ सेल्स। 5% ऑफ सेल्स, तो सेल्स 4.5 लाख की, इसका 5%, इसका 5% यानी 22,500 रुपए ये लगेंगे। ठीक है, बराबर। वेरिएबल होगा सारे। और क्या लेस करना है? फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दो। फिक्स्ड कितने? फिक्स्ड कॉस्ट आपकी है, फिक्स कॉस्ट दो दे रखी है। एक तो 5th नंबर पॉइंट में दे रखी है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 30,000 पर क्वार्टर, और हम भी कर रहे हैं क्वार्टर पे। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो है 30,000। और फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग कॉस्ट कितनी है? 25,000 पर क्वार्टर। 25,000, 25,000 रुपए सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये हो गया 55,000। ये आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। सॉरी, टोटल कॉस्ट क्या? हमने सेल्स पहले लिख दी तो सीधे प्रॉफिट ही आ जाएगा। अब तो क्या आ जाएगा? सीधे प्रॉफिट ही आ जाएगा ना। सारी कॉस्ट माइनस हो जाएगी तो प्रॉफिट आ जाएगा। सर आपने ये बीच में ब्रेक क्यों किया? तो एक वर्ड आपने शायद सुना होगा, कंट्रीब्यूशन। एस माइनस वी इज इक्वल टू सी, सेलिंग माइनस वेरिएबल इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। एक नाम सुनने को मिलेगा आगे जाके आपको। तो मैंने लिखना हो तो लिखा, जरूरी नहीं है वैसे, इस चैप्टर में जरूरी नहीं। तो एस माइनस वी इज इक्वल टू सी होता है कंट्रीब्यूशन। यानी आप सेल्स करते हो, उसमें से वेरिएबल, ये भी पर यूनिट होती है, ये भी पर यूनिट। और वेरिएबल क्या होती है? जितने यूनिट बेचोगे उतने ज्यादा खर्चे भी लगेंगे। 50 के आप 5 बेचते तो कम लगता, 55 बेचते तो ज्यादा लगता। तो ये दोनों कनेक्टेड है, जितनी बेचोगे जितनी बनाओगे। तो इनसे यानी 4.5 लाख में से पहले मैं ये कवर करूंगा। अब जो बच रहा है ये कंट्रीब्यूट करेगा टू कवर ऑफ फिक्स कॉस्ट, और अगर फिक्स कॉस्ट कवर हो गई तो प्रॉफिट आएगा। तब जाके क्या आएगा? प्रॉफिट। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन नाम दिया जाएगा, एस माइनस वी को कंट्रीब्यूशन नाम दिया है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जब भी आएगा इस तरीके से। क्लियर? तो ये हो गया आपका 4th। अच्छा, उन्होंने पूछा था बोथ इन पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट डेटा, तो ये टोटल कॉस्ट में हो गया। पर यूनिट करना है तो क्या करना था मुझे? एक इधर कॉलम बना देता, 9 रुपए ये पर यूनिट हो जाएगा ना। पर यूनिट बताते हैं, ये 9 रुपए पर यूनिट सेलिंग प्राइस हो गई, ये 6.5 रुपए वेरिएबल कॉस्ट हो गई इसकी, और इस 9 रुपए का 5%, 9 रुपए का 5% यानी 0.45 ये हो गई। तो एस माइनस वी ये दोनों माइनस कर देते हैं, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना आ जाता है? 9 रुपए में से 6.5 रुपए ये माइनस करे, 2 रुपए 5 पैसे। ठीक है, पर यूनिट। और इनको पर यूनिट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें डिवाइड करना पड़ेगा 50,000 से। तो 30,000 जो है उसमें 50 से डिवाइड करता हूं तो कॉस्ट आ जाती है 0.6, और 25,000 में 50 से डिवाइड कर दूंगा तो 0.5 आ जाएगी, है ना। 2 रुपए 5 पैसे में से अगर आप ये माइनस कर देते हो 0.6 और 0.5, तो 0.95 ये प्रॉफिट आ गया। पर यूनिट पूछा है तो पर यूनिट भी बता देना। मैंने सब में मैंने 50,000 से डिवाइड कर दिया, है ना। इसमें 50,000 में सब में 50,000 से डिवाइड कर दिया। तो ऐसा होता है भाई आपका फंक्शनल बजट। इस क्वेश्चन में पूरी बात क्लियर हो गई। अब इस क्वेश्चन बिल्कुल इत्मीनान से शांति से करें, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, और फंक्शनल बजट के ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, इसलिए मैंने नोट्स में रखे भी नहीं है। हालांकि 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा स्टडी मटेरियल को, लेकिन वो भी मैंने आपको होमवर्क नहीं दिए, वो होमवर्क के लायक नहीं है। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद।
अब हम अगला पढ़ेंगे कैश बजट, तब तक आप ये कंप्लीट करें। और फ्लेक्सिबल बजट के अगर और कोई क्वेश्चन या फंक्शन बजट के छोटे छोटे क्वेश्चन ऊपर होंगे स्टडी मटेरियल में तो वो कर ले आप, है ना।